वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज की क्लास हमारी होने वाली है गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी को लेके। जिनका भी अपकमिंग टाइम में चाहे डीएसएसबी के लिए पेपर हो, एमपी के लिए पेपर हो, राजस्थान के लिए हो या ईएसआईसी के लिए जो अब आपके अपकमिंग टाइम में फॉर्म फिलअप होने नॉर्सेट के लिए हो, तो ये क्वेश्चन गायनिक के आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब एमपी में पेपर हुआ था तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक ऐड कर दिए थे, तो इस बार भी हो सकता है आपको आ जाए। राजस्थान में अभी तक इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। और आपके लिए आज एक अच्छी गुड न्यूज भी है कि जो लोग अपकमिंग टाइम में सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर्स बढ़ा दिए गए। जो 40 पेपर्स थे उन पेपर्स को 41 कर दिया है और प्राइजेस घटा दिए गए हैं। तो दोनों तरीके से आपका ही बेनिफिट है कि जो चार्जेस आपके पहले 400 थे, अभी हाल फिलहाल में उन चार्जेस को ड्रॉप आउट करके 300 किया गया है, जिसमें आपके 41 पेपर्स, जिसमें उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है 25 फरवरी को, वो पेपर भी ऐड कर दिया गया है। दूसरी चीज, इन 41 पेपर्स के साथ में आपको 13 सीरीज अवेलेबल है, जो आपकी गायनेक कम्युनिटी हेल्थ फंडामेंटल बेस्ड सीरीज है। पर सीरीज 50 क्वेश्चंस है और सबके लिए बम्पर ऑफर आज मेरी तरफ से है कि जो लोग डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी के अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि लास्ट 2019 के बाद डीएसएसबी ने भी पेपर कंडक्ट नहीं कराया, 2015 में हुआ, 13 में हुआ, तो डीएसएसबी के आपको सभी पेपर ओनली 99 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें आपके 400 प्लस पेज की पीडीएफ रहेगी, सभी सॉल्व है, ऑफिशियल पेपर्स होंगे विथ आंसर कीज के। जो लोग एम्स के प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको भी बम्पर ऑफर है 99 रुपीज में। पूरे एम्स के पेपर जो कि अभी तक हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और आपको ऑफर कब तक रहेगा, 7 मार्च तक। लास्ट टाइम जब राजस्थान का पेपर था तब भी आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया था, इस बार भी। और जो लोग किसी भी रीजन से पेपर्स नहीं ले पाएंगे, उनको पेपर्स चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग पेपर सीरीज लेना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इस पर कॉन्टैक्ट करके लेना होगा। सभी सीएचओ एनएचएम 41 पेपर्स प्लस 13 सीरीज, चार्जेस में 300, डीएसएसबी ओनली 99 एंड नॉर्सेट प्लस एम्स के जो पेपर्स हैं 99 रुपीज। जो भी लोग पेपर्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक करेंगे तो यदि तब भी इतनी ही आती है, मतलब फीटल ब्रेडी का आइडिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, रिगार्डिंग ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स इन चिल्ड्रन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स में जो बच्चों को लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है, तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल मतलब जब बच्चे रोते हैं, मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब बच्चे सभी रोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आप सांस चढ़ाना या फिर सांस रोकना भी कह सकते हैं। उस टाइम पे यदि आप देखेंगे तो बच्चों के जो लिप्स हैं उनमें साइनोसिस तक देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उनकी सांस जो ब्रीदिंग जो नॉर्मल वे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो आ किए रहेंगे, आपको साउंड नहीं आएगा उतनी देर तक। कुछ बच्चे 10 सेकेंड तक क्या कर लेंगे, सांस को अपनी रोक के रखेंगे और बस आवाज किए रहेंगे, मतलब वो बहुत रो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सांस रोकना। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल का मतलब है सांस रोकना, और इसको लेके ब्रीथ होल्डिंग स्पेल को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ फेयरली कॉमन इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल सही है, 2 साल की एज ग्रुप तक ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन ये जो 2 साल की एज कही गई है, और ब्रीथ होल्डिंग स्पेल मेरी बेटी में बहुत जैसे ही रोना स्टार्ट करती थी और ये देखने को मिलता था। बट इस केस में सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर डिसऑर्डर। ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। कॉमनली ये 2 साल तक के बच्चों में होता है और इससे सीजर वगैरह आने के कोई चांस नहीं होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है,
पेरेंट आर एडवाइज टू इग्नोर एंड नॉट टू रीइंफोर्स दीज अटैक्स। ये बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसे केस में बच्चों को क्या करें। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि बच्चों को इतना चिड़चिड़ा या फिर आप ये नहीं बना सकते कि बच्चों को दोबारा से इस तरीके से हो। फिर इट मस्ट बी इमीडिएटली अटेंड टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड ऑनसेट ऑफ सीजर्स। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि ब्रीथ होल्डिंग स्पेल को लेके बच्चों में सही पॉइंट कौन सा नहीं है। तो जब फर्स्ट है कि 2 साल तक के कॉमन है, दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन कहा है ये बिल्कुल सही है कि सीजर्स को लेके ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स का कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा है कि पेरेंट्स आर एडवाइज टू इग्नोर, मतलब पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि ऐसी एक्टिविटी या फिर बच्चे को इतना चिड़चिड़ा ना बनाए कि वो सांस रोकने की नौबत पे आ जाए। तो लास्ट ऑप्शन है आपका इट मस्ट बी इमीडिएटली अटेंड। तो ऐसा नहीं है, जब भी बच्चे को ब्रीथ होल्डिंग स्पेल आते हैं फिर सांस रोकता है बच्चा रोते रोते, तो आप पीछे से बैक को रब कीजिए और थोड़ा सा चाहे तो आप 2-3 बार पीठ पर है जो हाथ से मे बी लाइटली हाथ से आप क्या कर सकते हैं, पीठ को जोर से थपथपा सकते हैं। तो बच्चा कॉमन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल वे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपको 18 month old baby present with recurrent episode of excessive crying followed by cyanosis, unconscious and occasional seizures since 9 months of age. What is the most likely diagnosis is? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 महीने का बच्चा है, 18 month old बेबी है, रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं एक्सेसिव क्राइंग के, जिसके साथ क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, बेबी अनकॉन्शियस भी हो रहा है और कभी ओकेजनली सीजर्स भी आ जाते हैं। बच्चे की उम्र 9 महीने है। तो ये किस तरीके का डायग्नोसिस होगा, एपिलेप्सी, एनोक्सिक स्पेल्स, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, वैसोवैगल अटैक। अब यहाँ पर जो हमने अभी इसके पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है सेम वही चीज़ है कि बार बार बच्चा रोता है तो साइनोसिस होगा। जब ब्रीथ होल्डिंग स्पेल होगा बच्चा सांस रोकेगा तो साइनोसिस होगा और लिप्स आप बच्चे के ब्लू कलर के होने लगेंगे, बच्चे का पूरा फेस पेलनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चा कभी कभी बेहोश भी हो जाता है कुछ केस में, क्योंकि जब सांस नहीं जाएगी प्रॉपर बेहोश हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सीजर्स भी आ जाते हैं, रेयरली आते हैं बहुत ही। यदि 100 में से 80 बच्चों को क्या हो रहा है, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं, तो जो बचे हुए 20 बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, बाकी ऐसे नहीं होता कॉमनली। तो यहाँ पर जो ओकेजनल सीजर्स वाला केस है, 9 महीने की एज है, तो ये सभी डायग्नोसिस क्या हैं, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स के डायग्नोसिस में आपके कंसीडर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड इन अ 3 year old चाइल्ड। बच्चे का 3 महीने का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा है, तो जो नहीं है, ड्रॉ अ सर्किल, टॉक इन सेंटेंस, क्लाइम डाउन स्टेयर्स, हॉप 5 स्टेप्स। तो बच्चा 3 साल का, 3 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सर्किल बना लेगा सिखाओगे तो, सेंटेंस में अच्छा प्रॉपर बात भी करेगा, स्टेयर्स पे क्लाइंबिंग करना सबसे अच्छा शौक होता है बच्चों का, स्पेशली 2 से 3 साल के बीच में हाथ पकड़ के वो क्लाइंब करेंगे। हॉप 5 स्टेप, ये उनको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बात 3 ईयर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन की पूछी, आपको इन्फेंसी पीरियड से एडोलेसेंट पीरियड तक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाई विच ईयर्स ऑल मिल्क टीथ आर इरप्टेड। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी जब उसके सभी दूध के दांत आ जाएंगे, तो प्राइमरी टीथ है बच्चों के, वो किस एज में आ जाएंगे, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर या फिर 3 ईयर में। तो जो बच्चे के प्राइमरी टीथ होंगे, क्या है, प्राइमरी टीथ होंगे, वो किस उम्र में आने लगेंगे, तो वो पूरे दांत आ जाते हैं 2 साल में, कब, 2 ईयर में। फिर जब बच्चे की उम्र 6 साल होती है, कितनी, जब बच्चे की उम्र 6 साल होती है तो प्राइमरी टूथ गिरना स्टार्ट होते हैं, जिसको आप मिल्क टीथ कहेंगे, दूध के दांत कहेंगे। और आफ्टर दैट परमानेंट टीथ आते हैं जो आपके हमेशा रहेंगे, मे भी बुढ़ापे में, ओल्ड एज में गिरेंगे, बट ऐसे। तो यहाँ पर जो प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ या दूध के दांत कहें तो 2 साल में पूरे आ जाते हैं। फिर 6 साल के बाद प्राइमरी टीथ गिरना स्टार्ट होते हैं, फिर परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इज डिलेड डेंटिशियन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डिलेड डेंटिशियन का मतलब है लेट दांत आना। लेट दांत किस केस में आएंगे, मोंगोलिज्म,
एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म या फिर माल न्यूट्रिशन किस केस में डिले डेंटिशियन देखने को मिलेंगे? तो जो केस होगा यहाँ पर डिले डेंटिशियन का वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा? एक्रोमेगाली। क्या है? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में जनरली क्या होगा? एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगेगा। क्या होगा? एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो इस केस में डिले डेंटिशियन मतलब दांत है जो बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन दांतों का आना क्या होगा? डिले होगा। नेक्स्ट वन इज अ न्यूबॉर्न बेबी हैज अ head circumference of 35 centimeter at birth. His optimal head circumference will be 43 centimeter at which month? तो बच्चे का जन्म के समय हेड सर्कमफेरेंस है जो कितना है? 35 है। लेकिन जब बच्चा कितनी उम्र होगी कि 43 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस पहुंच जाएगा। जो नॉर्मली हेड सर्कमफेरेंस यदि इंच में बात करें तो 13.5 तक रहता है। कितना? 13.5 तक रहेगा। लेकिन जब बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग यदि ये बात की जाती है, कहा गया है कि जब बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है 43 हो गया है तो 43 हेड सर्कमफेरेंस है जो किस एज में देखने को मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पे 4 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज या फिर 12 मंथ ऑफ एज। तो बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है, क्या है? हेड सर्कमफेरेंस है। यहाँ पर हेड सर्कमफेरेंस को आप नापते कैसे हैं? फ्रंटोनल है सर्कमफेरेंस है, ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस से फ्रंटल प्रोमिनेंस तक आप इसको नापेंगे। यहाँ से ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस से फ्रंटल प्रोमिनेंस तक नापेंगे। आपने फीटल स्कल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लें तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एवरेज एट द बर्थ होता है 35 सेंटीमीटर और 13.5 इंच। लेकिन जब ये हेड सर्कमफेरेंस बढ़ता है, कितना? हेड सर्कमफेरेंस बढ़ेगा तो हर एक महीने में 1 ही सेंटीमीटर बढ़ता है। पहले एक साल तक कितना होगा? आपका 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा। लेकिन इनिशियल 3 मंथ की बात करें आप, पहले यदि हम बात करते हैं आपको एक तरीके से समझ में आता हो कि 35 सेंटीमीटर तो जन्म के समय हुआ। अब शुरू के 3 महीने तक बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस 2 सेंटीमीटर की एवरेज से बढ़ेगा। बाकी फिर 3 महीने की एज के बाद बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू दैट कि 43 सेंटीमीटर किस एज में पहुंचेगा? 12 महीने की एज में और 12 मंथ ऑफ एज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल ग्रोथ इज मैक्सिमली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? तो फीटस की ग्रोथ है किस हार्मोन के कारण डिस्टर्ब होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल या फिर थायरोक्सिन। तो फीटल की ग्रोथ है जो किस हार्मोन की वजह से डिस्टर्ब होगी? तो वो डिस्टर्ब होगी आपकी इंसुलिन हार्मोन के कारण। इंसुलिन के कारण इंसुलिन जनरली ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करेगा? इनिशिएट करने का काम करेगा, डबल रोल प्ले करता है। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोरेगुलेटरी हार्मोन के तौर पे भी काम करेगा और जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी वगैरह की ज़रूरत है तो उसके लिए हेल्पफुल करेगा। कौन? इंसुलिन। लेकिन यदि इंसुलिन हार्मोन ही क्या हो जाए? डिस्टर्ब रहे तो मैक्सिमम जो अफेक्ट होगा, अफेक्ट तो सभी हार्मोन के कारण होगा लेकिन मैक्सिमली अफेक्ट पूछा है तो होगा अकॉर्डिंग टू दैट इंसुलिन की कमी के कारण। ज़्यादा के कारण भी होगा, कम के कारण भी होगा। नेक्स्ट इज जेंडर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीटस बिकम्स क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड एट व्हाट वीक ऑफ जेस्टेशन? तो जो बच्चे का जेंडर मेल है या फीमेल है, किस वीक की प्रेगनेंसी पीरियड में जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है बच्चे के बनना स्टार्ट होंगे, किस वीक में पता चल जाएंगे आपको कि बच्चा मेल है या फीमेल है? 10 वीक में, 16 वीक में, 12 वीक में कि जो बेबी है मेल है या फीमेल है, जो यूट्रस में है बेबी, जो फीटस है तो मेल है या फीमेल कैसे आइडेंटिफाई होगा? मतलब किस वीक में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनना स्टार्ट होंगे कि आप पहचान कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं सोनोग्राफी में तो
तो बहुत सारी जगह जो फीटल एग्जामिनेशन जब आपकी 8th वीक या फिर 12th वीक की स्कैनिंग होती है उस टाइम पे क्या किया जाता है कि बहुत सारे मतलब रेयरली या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो फीटस को आइडेंटिफाई करना मतलब मेल है या फीमेल है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या है, बैन है। बट जो छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पे ये चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर जो जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन फीटस के कब पहचाने जा सकते हैं, जनरली ये 10 वीक की प्रेगनेंसी में। कब, जब फीटस 10 वीक का होगा उस टाइम पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनने स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पर क्लियरली पहचान हो सकती है जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उस टाइम पे। तो कब होगा ये, 10 वीक्स की प्रेगनेंसी में। जो स्कैनिंग होती है बेबी के लिए, जब जो फीटस स्कैनिंग होती है वो आपको एग्जाम में एक तो ये आती है कि कब कौन सी होती है, तो 10 वीक में जब फर्स्ट स्कैनिंग होती है आपकी, एक होती है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कि प्रेग्नेंट है या नहीं। फिर दूसरी होती है आपकी सेकेंड मंथ में, मतलब हम ये कह सकते हैं 8 to 10 वीक में होती है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर होती है 5th मंथ स्कैनिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, जो एनोमली स्कैनिंग होती है वो कब होती है, 5th मंथ की प्रेगनेंसी में, जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। और इसको 20 to 25 वीक के बीच में किया जाता है एनोमली स्कैनिंग को, कि बेबी में कोई जो कंजेनाइटल डिफेक्ट है वो तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करने के लिए। फिर होती है 8वें वीक की प्रेगनेंसी में, बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो पेल्विक में किस तरीके से ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स है, और बेबी किस लाई में लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है। तो इस सभी चीज़ों को चेक करने के लिए 8 वीक में एक स्कैनिंग की जाती है। फिर जब एक लास्ट में, कुछ हॉस्पिटल्स में होती है कुछ में नहीं होती है, 37 और 38 वीक में स्कैनिंग की जाती है कि कितना सर्विक्स डायलेट है, कितने दिन लग सकते हैं, इन सभी के लिए। लेकिन बेसिकली जो स्कैनिंग होती है उतनी हार्मफुल तो नहीं होती अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट के, बट कुछ लोगों को लगता है कि जो स्कैनिंग से क्या है, बेबी को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जब यदि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात करें तो 10 वीक में आइडेंटिफाई होने लगेंगे। एनोमली स्कैनिंग पूछे तो जनरली 20 से 25 वीक की प्रेगनेंसी में की जाती है। फिर एक कन्फर्मेटरी या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए एंटी स्कैनिंग की जाती है, नचल रिजिडिटी पता करने के लिए, बेबी की जो नेक यहाँ पे फ्लूइड वगैरह कलेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो होती है कि अब 2 महीने की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अ चाइल्ड कैन कॉपी अ सर्किल फर्स्ट एट व्हाट एज। तो बच्चा, कोई भी बच्चा किस एज में एक सर्किल को कॉपी कर सकता है, 2 ईयर्स ऑफ एज, 1.5 ईयर, 4 ईयर या फिर 3 ईयर में। तो बच्चा और चाइल्ड है जो सर्किल कब बना सकता है, 3 साल की एज में। कब, 3 साल की एज में। एग्जाम में आपको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माइलस्टोन सिटिंग पूछें कि बच्चा कब बैठने लगता है विद सपोर्ट के, तो 6 मंथ में। बच्चा क्राउलिंग कब करता है, 9 मंथ में। बच्चा स्टैंड मतलब खड़े कब होगा, तो 1 ईयर में 1-2 स्टेप भी चलने लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यदि किसी के यहाँ बच्चे हों, और जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मान लीजिए आपका बच्चा 1 ईयर तक वॉक नहीं कर पाता है, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का डेवलपमेंट एक सा हो। कुछ बच्चों में थोड़ा डिले होता है, कुछ में अर्ली होता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन चाइल्ड। तो जो इंडियन बेबीज होते हैं उनका बर्थ वेट कितना होता है, 2.9 kg, 2.8 kg, 3.3 kg या फिर 2.5 kg। तो एक एवरेज इंडियन बेबी का बर्थ वेट पूछा गया है। एवरेज इंडियन बेबी का बर्थ वेट है जो कितना होता है, तो एवरेज यदि जो नॉर्मल, यदि नॉर्मल की बात करें हम, तो नॉर्मल तो 2.5 kg रहता है। कितना, नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है बच्चे का कितना होता है, 2.5 kg। लेकिन यदि हम एक एवरेज बात करते हैं तो इंडियन बेबी हैं जो जनरली 2.8 kg वेट तक के डिलीवर हो जाते हैं। तो इंडियन बेबीज हैं, यदि नॉर्मल बर्थ वेट पूछें तो कितना होता है, 2.5 kg। नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 kg। लेकिन एवरेज बर्थ वेट की जब बात होती है तो जो एवरेज बर्थ वेट होता है बच्चों का 2.8 kg। इंडिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका वजन जनरली 2.8 kg रहता है। लेकिन एग्जाम में यदि आपको ओनली नॉर्मल बर्थ वेट पूछे तब आपको 2.8 kg पे मार्क नहीं करना, तब आपको कहना है 2.5 kg मतलब कि 2500 ग्राम। और यदि इससे कम आता है, मतलब
क्या है वो बच्चा, लो बर्थ वेट बेबी है, 2.5 kg और बिलो 2.5 kg है। बिलो 2.5 kg या फिर लेस देन 2.5 kg कहते हैं तो क्या है, LBW, लो बर्थ वेट बेबी। लेकिन मोर देन 2.5 kg मतलब नॉर्मल है। इंडियन बेबीज में यदि एवरेज की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं पूछा है, यहाँ पे एवरेज बर्थ वेट पूछा है, तो वो होता है 2.8 kg तक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच इज द IQ ऑफ अ चाइल्ड विथ मेंटल एज ऑफ 7 एंड अ क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 7 ईयर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको IQ फॉर्मूला लगाना है इंटेलिजेंसी क्वाड्रेंट के लिए। यदि बच्चे की मेंटल एज कितनी है, 7 है, और बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है, क्या है, बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, वो भी 7 है, तो IQ फॉर्मूला निकल के क्या आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है 100, 120, 145 या फिर 80। तो जो IQ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, IQ फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पे आप IQ फॉर्मूला लगाते हैं 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, तो अब आपका निकल के क्या आता है, तो आपका निकल के आएगा 100। यहाँ पे आपके लिए मैं IQ फॉर्मूला और जो मेंटल रिटार्डेशन की जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू IQ के वो ऐड करती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में, अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको 7 ईयर ही रहे, 7 की जगह आपको मेंटल एज 10 दे सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज है जो आपको 9 दे सकते हैं, या फिर मेंटल एज 10 दे दें, क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे दें। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बताई गई है। तो जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज देख के यदि IQ निकालने को कहेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला अपनाना है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर यदि आपको इस तरीके से पूछते हैं तो आपको कहना है 100। अब यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बदल सकती है बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के और ICD-10 क्लासिफिकेशन के हम बात करते हैं। एग्जाम में आपको आता है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है ICD के किस क्लासिफिकेशन में आएगी, तो ICD-10 के F70 में मेंटल एज को डिवाइड किया गया है। किसको, मेंटल एज को, सॉरी मेंटल रिटार्डेशन को डिवाइड किया गया है। ICD-10 का जो F70 कोड नंबर है उसमें मेंटल रिटार्डेशन को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर जो मेंटल रिटार्डेशन है इसकी क्लास पूछते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगी जब IQ लेवल 51 से 70 तक रहेगा, 51 to 70 और 50 to 70 मतलब क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, एजुकेबल है, आप इसको समझा के पढ़ा के ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में IQ लेवल 36 to 50 तक रहेगा और ये ट्रेनेबल है। फिर आता है सीवियर, तो IQ 21 to 35 और 20 to 34 भी आप कह सकते हैं। तो ये सीवियरली डिपेंडेंट मतलब ये दूसरों पे डिपेंड रहेगा। फिर आता है प्रोफाउंड, मतलब IQ लेवल बिलो 20 और इस तरीके के पर्सन को हॉस्पिटल में ही रहने की ज़रूरत रहेगी, वैसे ठीक नहीं होगा नॉर्मली। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड ICD-10 क्लासिफिकेशन में इसको F70 में कंसिडर किया गया। F70 माइल्ड, F71 मॉडरेट, F72 सीवियर और F73 प्रोफाउंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज IQ ऑफ चाइल्ड मीन्स। तो यदि किसी बच्चे के लिए इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट है, किस तरीके से डिसाइड होगा, द क्रिएटिव एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड, the capability of child to perform intellectual task in relation to other children of same age, the efficiency of memory of child, qualification of the learning ability of child। तो इंटेलिजेंसी क्वांटिटी का किसी बच्चे के लिए क्या मतलब है, मतलब क्या यदि किसी का IQ लेवल कम है बच्चे का या फिर नॉर्मल IQ है, किस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि बच्चा क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर IQ लेवल का मतलब है कि बच्चे की जो क्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल टास्क है अपने सेम एज के बच्चों के साथ उसी टाइप से कर पा रहा है या नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जरूरी नहीं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है तो उसका IQ लेवल से आप उसको क्या करेंगे, जज करेंगे। कुछ बच्चे छोटे में होशियार होते हैं, मतलब
थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन कुछ बड़े होके पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपके बच्चे के IQ लेवल को डिसाइड नहीं करेगी। मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है एबनॉर्मल है। यहाँ पे बात की जा रही है कि IQ का मतलब क्या है। तो IQ का मतलब कि जब बच्चा कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क, सोचने समझने की क्षमता या फिर कुछ भी करने की जो क्षमता है अपने सेम एज के बच्चों के जैसे कर पा रहा है, यहाँ पर वो है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू परफॉर्म इंटेलेक्चुअल टास्क इन रिलेशन टू अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मल हाइट विथ डिक्रीज्ड बॉर्न एज इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नॉर्मल हाइट है लेकिन डिक्रीज्ड बॉर्न एज, नॉर्मल हाइट विथ डिक्रीज्ड बॉर्न एज इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हाइट नॉर्मल है लेकिन जो बॉर्न्स हैं अकॉर्डिंग टू एज क्या है? कम है। तो ये क्या है? कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, थैनाट्रोपिक ड्वार्फ्स है या फिर डाउन सिंड्रोम है। तो ये क्या है? जिसमें हाइट बॉर्न्स की बच्चे की जो या फिर पर्सन की हाइट नॉर्मल है लेकिन जो बॉर्न की एज है वो क्या है? कम है। तो ये कहलाएगा आपका कुशिंग सिंड्रोम, जिसको हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कह सकते हैं। हाइट क्या है? पर्सन की नॉर्मल होगी लेकिन हाइट नॉर्मल रहेगी लेकिन बॉन्स की एज क्या है? कम होगी। पर्सन ओबीज रहेगा, फैट डिपॉजिट होगा एब्डोमेन में, नेक के यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब यहाँ पर वही डिक्रीज बॉन एज, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस कुशिंग सिंड्रोम वाले में कॉमनली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मसल वास्टिंग होगी। मेनली एग्जाम में यदि आपको आता है तो ये होगा कैसे? जब आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर जो रीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड है, एक्सेस कॉर्टिसोल, क्योंकि कॉर्टिसोल को वही रिलीज करेंगी, ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करें तब आपको क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम में आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, या तो आपकी बॉडी ने अलग से रिलीज किया, मतलब कि बॉडी ने कुशिंग सिंड्रोम में क्या किया? कॉर्टिसोल हार्मोन को एक्स्ट्रा रिलीज किया, या और जो आपकी किडनी है वही बहुत सारे स्पेशली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखती हैं। लेकिन ये हार्मोन यदि आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। जब कोई भी बीमारी होती है तो उसके लक्षण भी होंगे। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन क्या रहेगा? एब्डोमेन उसका आगे की तरफ रहेगा, और जो पीछे की तरफ से हम बात करें तो एक तरीके से हमें कह सकते हैं बफेलो हम्प, एग्जाम में आता है बफेलो हम्प, किसमें देखने को मिलेगा? तो बफेलो हम्प भी देखने को मिलता है कुशिंग सिंड्रोम में। इसमें कुशिंग सिंड्रोम में। तो अब कुशिंग सिंड्रोम यदि आपकी किडनी ने ज़्यादा रिलीज नहीं किया, एड्रिनल ग्लैंड ने कॉर्टिसोल रिलीज नहीं किया, आप खुद लंबे टाइम से किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए लंबे समय से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं, या फिर जो आपको एड्रिनल ट्यूमर हो जाता है, फिर किडनी में इस तरीके की प्रॉब्लम होगी कि जो इस हार्मोन के रिलीज को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो ये सभी चीज़ें कुशिंग सिंड्रोम को कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट इज इन असिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अफेक्टेड। तो जो असिमेट्रिकल IUGR है, क्या है? असिमेट्रिकल IUGR। तो इस जो असिमेट्रिकल IUGR वाला यदि बच्चा होता है तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट नहीं होगा? सबक्यूटेनियस फैट, मसल, लिवर या फिर ब्रेन। तो जनरली जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दो तरीके के क्या होंगे? जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी होते हैं वो होंगे। तो इनमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा? तो जब असिमेट्रिकल IUGR बेबी की हम बात करते हैं तो जनरली ये 70 से 80% केस में तक देखने को मिलेगा क्या? असिमेट्रिकल IUGR। तो यहाँ पर जो बच्चे में जो अपकमिंग बेबी होगा, आपका डिलीवर होगा, उसमें लिवर, मसल, सबक्यूटेनियस फैट, ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन ब्रेन को छोड़कर। किसको? ब्रेन को छोड़कर। जो सिमेट्रिकल होंगे वो छोटे होंगे, क्या है? उनकी हेड, बॉडी दोनों छोटा होगा सिमेट्रिकल वाले, लेकिन असिमेट्रिकल वाले जो होंगे, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज ऐड करती हूँ जिससे और इजी दी हुई है कि जिसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन है ये आपका IUGR में, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में। तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मतलब पहले समझिए आप। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में होगा क्या कि
कि जो बच्चा है नॉर्मली 37 वीक कंसीडर किया जाता है नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी के लिए। तो बच्चे ने अपने वो 37 वीक कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का वजन कम होगा। 38 वीक कंप्लीट कर लिए, बच्चे का वजन कम होगा, साथ ही साथ बच्चे के लिए कुछ और अदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो नॉर्मली ग्रोथ प्रोफाइल होगी इस तरीके से रहेगी। फर्स्ट इमेज देखिए आप, फर्स्ट इमेज देखिए रही। और जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल की बात की जा रही है, जो सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले बेबी होते हैं इनके ब्रेन की साइज बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू असिमेट्रिकल के। और असिमेट्रिकल वाले बच्चों की जो हेड और जो ब्रेन की साइज है वो नॉर्मल बच्चे जो प्रॉपर डिलीवर होते हैं उनके ही जैसी रहेगी। क्लियर। और जो मेन कॉज होगा असिमेट्रिकल का वो होगा क्रोनिक हाइपोक्सिया और माल न्यूट्रिशन, मतलब माँ ने प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं खाया, तो ये चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट विच डज नॉट शो मच चेंज इन 1 to 4 ईयर। तो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट है जो 1 से 4 साल की एज में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मिड आर्म सरकमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस रेशियो या फिर हाइट। ध्यान से देखिए 1 से 4 साल की एज में बच्चे का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे की हाइट, वेट, मिड आर्म सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस और यहाँ पे आपकी सभी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम बात करते हैं तो 1 से 4 साल के बच्चे में स्किन फोल्ड थिकनेस, बच्चा जितना ज़्यादा छोटा रहता है जनरली 1 साल में बच्चे के हाथ में अच्छे फोल्ड रहेंगे, मोटा ताज़ा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा हाइट बढ़ती है तो बच्चे का जो फोल्ड थिकनेस है वो कम होने लगते हैं, तो ये तो चेंज हो जाते। दूसरा सी ऑप्शन है चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस, इसमें भी चेंज देखने को मिलेंगे आपको। फिर आता है हाइट, 1 से 4 साल के बच्चे की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं चेंज होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, होगा मिड आर्म सरकमफेरेंस। क्या है? मिड आर्म सरकमफेरेंस। और मिड आर्म सरकमफेरेंस हम चेक कैसे करते हैं? साकिर टेप से। किससे? साकिर टेप से, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन बैंड रहेगा। ग्रीन मतलब बच्चा प्रॉपर हेल्दी है, येलो है तो आप उसको खाना पीना खिला के ठीक कर सकते हैं, और रेड है मतलब बच्चे को हॉस्पिटलाइज करके प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और सीवियर मालनरिश्ड है बच्चा। अगला क्वेश्चन है सिटिंग हाइट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिटिंग हाइट किसके इक्वल होगी? हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, अपर सेगमेंट या फिर क्राउन रम्प लेंथ। सिटिंग हाइट है जो बच्चे की किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर जो क्या है सिटिंग हाइट है जो किसके बराबर होगी? होगी क्राउन रम्प लेंथ के। आप जब स्कैनिंग पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि जो मेजरमेंट बच्चे की लंबाई चेक करने के लिए टॉप ऑफ द हेड से बम्प तक, बटक्स तक जो चीज़ चेक की जाती है, हेड के टॉप से, जिसको हम क्राउन कहते हैं, हेड पे ही आप ताज पहनेंगे, यहाँ पर वही है क्राउन, और रम्प का मतलब है बटक्स। तो सिटिंग हाइट है जो इक्वल किसके होगी? होगी क्राउन रम्प लेंथ के। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन। तो डेसिडियस टीथ का मतलब है दूध के दांत और प्राइमरी टीथ। तो बच्चों में डेसिडियस टीथ कितने होते हैं? 20, 24, 28 या फिर 32। तो जो यहाँ पर डेसिडियस टीथ की बात की जा रही है, डेसिडियस टीथ वही मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत या फिर डेसिडियस टीथ। और ये जनरली बच्चों में 6 महीने की एज से आना स्टार्ट होते हैं और 2 साल की एज में पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। और ये होते हैं कितने? टोटल 20। कितना? 20। नेक्स्ट वन इज वाइंड स्वेप्ट साइन और डिफॉर्मिटी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है? वाइंड स्वेप्ट साइन किसमें देखने को मिलेगा? स्कर्वी में, रिकेट्स में, एकोंड्रोप्लासिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस में। तो यहाँ पर जो वाइंड स्वेप्ट साइन है, वाइंड स्वेप्ट साइन किसमें देखने को मिलेगा?
तो जो वाइंड स्वेप्ट साइन और वाइंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी है ये देखने को मिलती है किसमें? स्कर्वी वाले बच्चे में। किसमें देखने को मिलेगी? स्कर्वी वाले बच्चे में। और जो वाइंड स्वेप्ट साइन, स्वेप्ट और वाइंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी ये देखने को मिलती है रिकेट्स के बच्चे में। किसमें? रिकेट्स के बच्चे में देखने को मिलेगी। बोन्स किस तरीके से हो जाएंगी? यहाँ पर ये देखिए बोन्स इस तरीके से आपकी हो जाएंगी। तो बच्चों में जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। और जो यहाँ पर वाइंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी और जो वाइंड स्वेप्ट साइन है ये देखने को मिलेगा रिकेट्स में, जिसमें जनरली बोन्स हैं जो नॉर्मली फॉर्मेशन इनका नहीं होगा। किसके कारण? लैक ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फेट की कमी के कारण। क्योंकि हमारी बोन्स किससे मिलके बनती हैं? कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फेट से। मोस्टली जो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारी बॉडी में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है कैल्शियम। जो बोन्स आपकी हड्डियाँ हो गई, दांत हो गए, इनको बनाने में काम करेगा। तो यहाँ पर जो वाइंड स्वेप्ट साइन है ये होगा रिकेट्स के कारण। रिकेट्स होता कैसे? विटामिन डी की कमी के कारण। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उसी विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होगा। रिकेट्स में जो यहाँ पे स्वेप्ट साइन दिखाई दे रहे हैं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द मदर इज टेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन। तो यदि माँ कौन सी मेडिकेशन ले रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर प्रोप्रानोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सल्फोनाइल यूरियाज या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन है यदि माँ सल्फोनाइल यूरिया लेती है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाता है। सल्फोनाइल यूरिया एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। क्या है? एंटी डायबिटिक और ओरल ली जाने वाली मेडिकेशन। एग्जाम में आपको आता है सल्फोनाइल यूरिया और सल्फोनाइल यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे भी जानी जाती है। और इसका जो यूज़ है इस ड्रग का मेनली ये क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। मेनली एग्जाम में आपको एक और एक ड्रग आती है कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो कौन सी है? तो वो होती है मेटफॉर्मिन। एग्जाम में आती है मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, दोनों क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। दोनों एज एन अल्टरनेटिव की तरह काम करेंगी और ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये भी याद रखें। और जब भी माँ यदि इस ड्रग को ले रही है, सल्फोनाइल यूरिया ले रही है, तो यहाँ पर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फैटी एसिड इज नेसेसरी ड्यूरिंग 0 to 6 month ऑफ एज। तो कौन से फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगी जब बच्चे की उम्र 0 to 6 month हो? ऑप्शन में है यहाँ पर लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एक्रोडेनोइक एसिड या फिर पैल्मेटिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो आपको पूछा गया है कि 0 to 6 month की एज में, 0 to 6 month की एज में है जो किस तरीके की, किस एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरली बच्चे को जो फैटी एसिड की ज़रूरत है वो किस एज में पड़ेगी? 0 to 6 month की एज में सबसे ज़्यादा क्यों पड़ रही है? तो लिनोलेनिक एसिड ज़रूरत तो सबकी होती है, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लिनोलेनिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चा जब 0 to 6 month एज का होगा तो ये जो फैटी एसिड है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेक अलग है और लिनोलेनिक अलग है, एसेंशियल फैटी एसिड है और इसकी ज़रूरत 0 to 6 month। Which one of the following is not reported to be clinical manifestation of zinc deficiency state in children? जिन बच्चों में जिंक की कमी है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जिन बच्चों में जिंक की कमी है उसमें कौन से साइन देखने को नहीं मिलेंगे? ड्वार्फिज्म एंड हाइपोगोनेडिज्म, लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट, इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मैक्रोलाइटिक एनीमिया।
तो यहाँ पर जिंक की कमी होती है। जिंक का तो ये सबको पता है कि डायरिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। जिंक मेडिसिन डायरिया को ट्रीट करने में दी जाती है 14 दिन तक। अब जिंक की यदि आपकी बॉडी में कमी होती है, डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, मतलब बौनापन, इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, मैक्रोलाइटिक एनीमिया होगा, लेकिन लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्या? लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ रिकेट्स। तो रिकेट्स में कौन सा, यदि आपने एक्सरे करवाया तो कौन सा फीचर नहीं दिखाई देगा? इंक्रीज्ड इन विड्थ ऑफ ग्रोथ प्लेट, ये दिखाई देगी। डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, ये भी होगा क्योंकि ये कैल्शियम की कमी भी रहती है रिकेट्स में। रिकेट्स रोजरी, ये भी देखने को मिलेगी। सब पेरिटोनियल ब्लीडिंग, रेडियोग्राफिक फीचर में सब पेरिटोनियल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई देंगी। रेडियोग्राफिक फीचर का मतलब है जब आप एक्सरे करवाते हैं तब। नेक्स्ट वन इज पेरीओरल रैशेस, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन क्रीजेस एंड न्यूराइटिस सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। तो पेरीओरल रैशेस देखने को मिल रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, स्किन क्रीजेस हो रही हैं, न्यूराइटिस देखने को मिल रहा है। तो ये किस मिनरल की कमी के कारण होगा? पिगमेंटेशन है स्किन पर, स्किन क्रीजेस है, न्यूराइटिस है, तो ये किस मिनरल की कमी से हो रहा है? तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, जिंक, कॉपर या फिर मैग्नीशियम और बायोटिन। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें होंगी जिंक की कमी के कारण। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण। और न्यूराइटिस का मतलब है आपकी नर्व्स में इन्फ्लामेशन होना, जो कि किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर कुछ कमी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूराइटिस है, जो क्या है? न्यूराइटिस हो गया, पिगमेंटेशन हो गया स्किन पे, पेरीओरल रैशेस हो गए। तो ये सब किसकी कमी के कारण हो रहे हैं? जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट विद स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, बॉन पेन्स एंड एक्सरे रिवील्स फ्रैकल्स लाइन्स इंडिकेट व्हाट। जब पेशेंट को स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, यहाँ पर देखिए साइन बताए गए हैं, फिर यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, बॉन पेन और एक्सरे रिवील करता है क्या? फ्रैकल्स लाइन। तो ये सब किसमें देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में है यहाँ पर स्कर्वी, एकॉन्ड्रोप्लासिया, सिफिलिस या फिर रिकेट्स। तो ये सब चीज़ें किसमें देखने को? जब बच्चे को सीवियर स्कर्वी हुआ हो। क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी। तो यहाँ पर रेचाइटिक रोजरी है जो, या फिर हम रोजरी साइन कह सकते हैं। स्कर्वी वाले भी होते हैं, रिकेट्स वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमेज में दिख रहे हैं ये क्या है? रोजरी साइन, और पेन रहेगा बोन्स में, पेल्किन फ्रैक्चर होगा और फ्रैंकल लाइन देखने को मिलेगी वाइट कलर की। तो ये सब किसके साइन है? स्कर्वी के। अगला क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ विटामिन के न्यूबॉर्न कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन के यदि ज़्यादा हो जाता है तो क्या कॉज करेगा? ब्लीडिंग टेंडेंसीज, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, वॉमिटिंग या फिर हीमोलाइसिस। तो यहाँ पर विटामिन के यदि न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा होने की बात की जाती है, ज़्यादा होने की बात की जा रही है, तो इससे क्या होगा? हाइपर बिलिरुबिनेमिया। क्या है? बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा आपकी बॉडी में। विटामिन के का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूबॉर्न बेबी को एज सुन एज पॉसिबल इंट्रामस्कुलर रूट से विटामिन के इंजेक्ट किया जाता है ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो। अब यहाँ पर यदि यही विटामिन के ज़्यादा हो जाता है तब बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनेमिया होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन स्वेलिंग आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर ये देखिए कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन किस केस में देखने को मिलेगा? स्कर्वी में, रिकेट्स में, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अब यहाँ पर आपको जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, क्या है? कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन स्वेलिंग ये देखने को मिलती है कहाँ पे? रिब केज के यहाँ पे। कहाँ पर? रिब केज के यहाँ पर।
लोकेटेड बिटवीन द डिस्टल पार्ट ऑफ द रिब एंड द कॉस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पर रिब्स में जो स्टर्नम वाला एरिया हो गया, आपका चेस्ट हो गया, यहाँ पर जब स्वेलिंग होगी तो ये स्कर्वी में भी देखने को मिलेगी, रिकेट्स में भी देखने को मिलेगी, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी में देखने को भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर ये देखिए कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है। जो कार्टिलेज हो गए, यहाँ पर रिब्स आपकी डायरेक्ट तो अटैच नहीं होंगी, कार्टिलेज से जुड़ी हुई रहेंगी। तो जो कार्टिलेज और जो रिबकेज की जो बोन्स हैं, रिबकेज की जो बोन है, बोन और कार्टिलेज के बीच का जॉइंट क्या कहलाता है? कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अब लेकिन इसी जंक्शन में यदि कुछ स्वेलिंग आ जाए, देखिए यहाँ पर दो इमेज हैं, एक में डायरेक्ट बताया गया है कि कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज है यहाँ पे मान लीजिए, और जो बोन्स हैं दोनों के बीच का जो पॉइंट जहाँ जुड़ रहे हैं दोनों, तो वो कहलाएगा जंक्शन। अब यहाँ पर इस जंक्शन में यदि स्वेलिंग होती है तो क्या कहलाएगा? कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। एक होता है कॉस्टोस्टर्नल, जो स्टर्नम के यहाँ पे जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, जो स्टर्नम के यहाँ पे जुड़ती हैं ये कहलाएगा कॉस्टोस्टर्नल, और जो यहाँ पर नीचे डाउन साइड जुड़ेंगे डायफ्राम के यहाँ पे, वो कहलाएगा कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। और यदि स्वेलिंग है तो स्कर्वी के कारण भी होगी, रिकेट्स के कारण भी होगी, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी के कारण भी होगी। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स? तो रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन क्या है? रिक्टेसरी रोजरी, क्रेनियोट्रैप्स, बाउलेक्स या फिर हैरिसन ग्रूव? कौन सा साइन है जो रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन है? तो रिकेट्स का जो अर्लीस्ट साइन है वो है क्रेनियोटैप्स, जिसको हम कहेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन्स। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है, रिकेट्स के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन ए ज़्यादा होने के कारण हो सकता है, रिकेट्स के कारण हो सकता है मतलब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में हो सकता है। तो क्या है? अर्लीस्ट साइन है क्रेनियोटैप्स, मतलब जब विटामिन डी नहीं होगा और कैल्शियम की कमी होगी तो जो आपकी स्कल बोन्स हैं वो क्या होंगी? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। क्या होंगी? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। तो यहाँ पर जो अर्लीस्ट साइन है वो क्या है? क्रेनियोटैप्स। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक जो ऑप्शन है आपको एग्जाम में आ सकता है हैरिसन ग्रूव। क्या है? हैरिसन ग्रूव। तो यहाँ पर जो हैरिसन ग्रूव है ये भी रिकेट्स में ही देखने को मिलेगा, जो कि 6th जो रिब है आपकी, क्या है? 6th रिब है यहाँ पे जनरली नॉर्मल की जगह रिकेट्स में देखने को मिलेगा। क्या? जो आपकी प्रेशर है, आपका रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रिकेट्स में जो प्रेशर रहेगा आपका रिब केज का, वो क्या होगा? चेंज होगा, वो कहलाएगा यहाँ पे आपका हैरिसन सल्कस और हैरिसन ग्रूव। नेक्स्ट इज बॉल एग्स। आपने कई बार इमेज देखी, तिरछे से लेग रहेंगे, वो है व्हाट इज द नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड? 5 साल के बच्चे की नॉर्मल कैलोरी कितनी होगी, कितनी ज़रूरत होगी? 800, 1000, 1500 या फिर 2000? यदि हम बात करें 1 साल के बच्चे की, तो 1 साल के बच्चे को 1000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 100 पर केजी बॉडी वेट। तो 5 साल के बच्चे को कैलोरी की बात करें हम तो कितना? 1500 किलो कैलोरीज। कितना? 1500 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, इन अ इन्फेंट विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? यदि जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मतलब ओनली माँ का दूध पी रहे हों 6 महीने तक, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी? GI ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, रिलेटिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, इवनिंग कॉलिक या फिर गोल्डन कलर स्टूल। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका स्टूल का कलर डार्क येलो टाइप का रहेगा, मस्टर्ड येलो रहेगा, और उनमें इवनिंग कोलिक के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बहुत ही रेयरली बच्चे बॉटल फीड करते हैं उनमें इवनिंग कोलिक बहुत देखने को मिलेगा, जैसे ही शाम होगी बच्चा रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बच्चे की बात की जा रही है, जिसको जो नहीं होगा इवनिंग कॉलिक। क्या है? इवनिंग कॉलिक। क्वेश्चन है, द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के लिए
मतलब इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि फीटस कहाँ पर है, यूट्रस में है। अब फीटस गर्भाशय में है तो यहाँ पर आप उसको सभी मेथड्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फिर है फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैंपलिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फीटस की मॉनिटरिंग करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट हेल्पफुल रहेगा, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री भी आप कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसको फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए इन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रहेगा, ये आपके फीटल मॉनिटरिंग में इंक्लूडेड नहीं होंगे, बाकी सभी होंगे। तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको बेबी की कंडीशन चेक करनी हो कि बेबी प्रॉपर तरीके से उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड फ्लो है, सभी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं नहीं, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाएगा, इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, फीटल पल्स ऑक्सीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फॉल्स लेबर पेन के साइन है। मतलब आपको ट्रू लेबर पेन में क्या होगा कि जो आपके लेबर पेन है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉपर आएंगे और ये जनरली 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद आएंगे। यदि टर्म प्रेगनेंसी हो गई और नॉर्मल है सभी चीज़ें तो दूसरा होगा, यहाँ पर आप लेट लें, बैठ लें, खा पी लें, कुछ भी कर लें, आपके पेन नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, एक तरीके के फॉल्स लेबर पेन है। ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जब भी अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन दिया जा रहा है, कब, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज होती है जो लेबर की, तीसरी स्टेज में अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। क्या है, तीसरी स्टेज में अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। तो यहाँ पर किस केस में अर्गोमेट्रिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, प्रीमी ग्रेविडा मदर में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रोलॉन्ग लेबर में, या फिर नन ऑफ द अबव। किस केस में है जो अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन दे रहे हैं आप, यदि किस केस में आपको अवॉइड करना है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पीपीएच को मैनेज करने के लिए ऑक्सीटोसिन के साथ साथ अर्गोमेट्रिन भी दिया जाता है। लेकिन जब माँ को यदि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो ऐसे केस में अर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाता है। ऐसे केस में यूट्रस रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए ऐसे केस में क्या रहेगा, क्योंकि और ज़्यादा है जो बहुत हाई लेवल पर कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकता है और यूट्रस रप्चर हो सकती है। तो ऐसे केस में अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाएगा। अब यदि माँ प्रीमी ग्रेविडा है, मतलब यदि माँ है जो प्रीमी ग्रेविडा है, तो यहाँ पर इस प्रीमी ग्रेविडा मदर के लिए आप अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। दूसरा प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब 18 घंटे से लंबा हो गया ड्यूरेशन, यदि लेबर पेन के लिए 18 घंटे से ज़्यादा टाइम का जो समय है हो चुका है तब भी बच्चा नहीं हुआ है, तो उस केस में आप दे सकते हैं। लेकिन यदि माँ को सीवियर एक्लेम्सिया, दैट मीन्स बीपी हाई हो रहा है, प्रोटीन यूरिया है, स्वेलिंग है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है और सीवियर एक्लेम्सिया में फिट्स भी आ सकती हैं, तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम यदि बीपी की प्रॉब्लम है अर्गोमेट्रिन अवॉइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रीमी ग्रेविडा में दे सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है तब भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि माँ को हाई ब्लड प्रेशर की और सीवियर एक्लेम्सिया की समस्या है तो ऐसे केस में आप अर्गोमेट्रिन अवॉइड। द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमारी नर्सिंग के हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप स्टेट लेवल पर दे रहे हो या सेंट्रल लेवल पर। माता के द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल क्या कहलाती है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन, क्या कहलाएगी है। यहाँ पर यदि क्या है, माँ को अपने बच्चे की जो फीटल मूवमेंट फील होती है जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कहना है कि 20 हफ्ते में माँ को अपने बच्चे की जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्विकनिंग, क्या कहलाएगा, क्विकनिंग। और यहाँ पर जो अदर साइन है जैसे कि गॉडेल साइन, क्या हो गया, गॉडेल साइन, हैगर साइन, तो ये सभी साइन है जो देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी में। जैसे हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स,
यूट्राइन, सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन एंड सर्विक्स। चैडविक साइन है, यदि आपको पूछते हैं तो डार्क ब्लू पर्पलिश कलर का होना, किसका? वेजाइना का। हैगर्स जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, क्विकनिंग 4th मंथ या फिर हम ये कह सकते हैं 20 वीक्स में। और लेडिन साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस, जो जनरली 6 वीक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सभी साइन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन माँ के द्वारा जो बच्चे को फील करने वाला जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्विकनिंग। और क्विकनिंग के बाद आपको ड्यूरेशन पूछे तो वो होता है कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन, फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। फीटल टैकीकार्डिया सभी के कारण हो सकता है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है मैटरनल और फीटल एनीमिया, मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, फिर फीटल कॉम्प्रोमाइज। किस केस में फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है? टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो फीटल टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप होने के लिए जो सभी कंडीशन है, जैसे माँ और फीटस दोनों के लिए क्या होना? एनीमिया की कंडीशन होना, खून की कमी होना। मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, फीटल कंप्रोमाइज के कारण भी हो सकता है, लेकिन सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के केस में क्या है? सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के केस में बच्चा है जो यूट्रस में जो बेबी है उसको टैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। टैकीकार्डिया का मतलब 160 और 180 से ज़्यादा फीटस की हार्ट रेट का जाना क्या कहलाएगा? फीटल टैकीकार्डिया। नॉर्मली होती है 140 to 160 के बीच की रेंज में, लेकिन इससे ज़्यादा जाती है तो ये कंडीशन कहलाएगी फीटल टैकीकार्डिया। सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के केस में कंडीशन डेवलप नहीं होगी। बाकी यदि माँ है जो मैटरनल कीटोसिस की कंडीशन हुई हो, डिहाइड्रेशन हुआ हो या फिर एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन लेती हो, तो ऐसे केस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे किसके? फीटल टैकीकार्डिया होने के। अगला क्वेश्चन है, फीटल ब्लड सैंपलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यदि आपको फीटल ब्लड सैंपलिंग के लिए जो फीटस का ब्लड सैंपल लेना है तो सभी केस में कौन से केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ दी अबव। किस केस में आप फीटल की जो ब्लड सैंपल आपको कलेक्ट करना है टेस्टिंग के लिए वो नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट है? यदि थिक मेकोनियम स्टैंड है तब कर सकते हैं क्योंकि इसमें उतना रिस्क नहीं होगा। और यहाँ पर यदि माँ HIV पॉजिटिव है, ध्यान रखें सबसे ज़्यादा HIV होने का रिस्क है जो अपकमिंग बेबी को कहाँ से रहेगा? या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर। तो यहाँ पर यदि माँ क्या है HIV पॉजिटिव है तब बच्चे का ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चे को इनकेस HIV नहीं भी है तो भी होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? HIV पॉजिटिव वुमेन के केस में आप है जो फीटल ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिफिलिस हो गया तो वैसे केस में भी आप नहीं करेंगे। HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, तो ऐसे केस में भी क्या है जो तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, बच्चे को होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं जैसे कि डायफ्राम और डच कैप हो गया, इसके लिए कौन सी मेथड में कंसीडर किए जाएंगे? नेचुरल मेथड में, बैरियर मेथड में, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कि कैलेंडर मेथड में? और ये जितने भी क्वेश्चन हैं जिनका MP के लिए एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, MP वालों के लिए, साथ ही साथ DHS एग्जाम के लिए और ANM एग्जाम के लिए। तो यदि फैमिली प्लानिंग मेथड में डायफ्राम, डच कैप और कॉन्डोम पूछा जाता है तो ये सभी क्या है? ये बैरियर मेथड। कौन सी मेथड? ये बैरियर मेथड। आपने सिलेबस देखा होगा कि उसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग से भी पूछे जाने हैं। फैमिली प्लानिंग मेजर्स में आपको या तो एक क्वेश्चन आता है आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का 1952 में जो आया था, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे चीप मेथड कौन सी है फैमिली प्लानिंग की, तो ये कॉन्डोम।
तीसरा आता है इंडिया में सबसे ज़्यादा परमानेंट जो स्टरलाइजेशन मेथड है वो कौन कराती हैं, तो वो है वुमेन ट्यूबेक्टोमी। चौथा आता है कि आपको IUCD के जो यहाँ पर जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, मरेना आ सकता है, आपको प्रोगार्ड आ सकता है, डेपो प्रोवेरा आ सकता है, या फिर आपके लिए कॉपर T पूछा जा सकता है, ड्यूरेशन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं फैमिली प्लानिंग मेजर से एग्जाम में। ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग मेथड्स की जो अलग अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसकी सेपरेट क्लास चैनल पर 2-3 क्लासेस अपडेट हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना और एक बार और आपको उस चीज़ को रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो यदि डायफ्राम, टच कैप, कॉन्डोम पूछे तो क्या है, मैकेनिकल और बैरियर मेथड। नेक्स्ट वन, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसके किसी भी रक्त स्त्राव को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बर्थ नहीं हुआ बच्चे का, वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा। यदि ब्लीडिंग हो रही है तब एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव क्या कहलाएगा। कोई भी ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो यहाँ पर ये कहलाएगा आपका क्या, एंटीपार्टम हेमरेज। क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज के लिए जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो क्या है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा होता है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये एंटीपार्टम हेमरेज का एक रीजन है। और दूसरा एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, टाइम के पहले ही प्लेसेंटा है जो यूट्राइन वॉल से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 रीजन मेन होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। दूसरा इंट्रापार्टम हेमरेज मतलब ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, डिलीवरी के टाइम पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो। और तीसरा है पोस्टपार्टम हेमरेज, आफ्टर डिलीवरी के बाद विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कहलाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक ही मेन रीजन होता है, जो मेन प्राइमरी रीजन होता है वो होता है टॉनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर कोई भी ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी लेकिन बर्थ ऑफ द बेबी के, तो क्या है, वो कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सभी पहली स्टेज की जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एफास्टमेंट ऑफ द सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या है जो यहाँ पर फीचर्स है फर्स्ट स्टेज के, सब हैं किसी एक को छोड़कर, सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर सर्विक्स का एफास्टमेंट होना, सर्विक्स का इतना थिन होना कि विजिबल ही नहीं हो। गर्भाशय ग्रीवा को काटने का मतलब है यहाँ पर कि सर्विक्स रहे लेकिन इतनी थिन हो जाएगी स्ट्रेच होने के कारण कि वो विजिबल नहीं होगी, तो वो कहलाता है एफास्टमेंट ऑफ द सर्विक्स। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, ये भी देखने को मिलेगा पहली स्टेज में, क्योंकि पहली स्टेज में क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और सर्विक्स पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। डिसेंट पार्ट देखने को मिलेगा लेकिन सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर प्लेसेंटा सेपरेट होता है, इसलिए सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग किस में देखने को मिलेगी, तीसरी स्टेज में, ना कि पहली स्टेज में। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी लक्षण है किसी एक को छोड़कर। एफास्टमेंट होगा सर्विक्स में, मतलब सर्विक्स इतनी थिन होगी कि विजिबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, मिनिमल डिसेंडिंग देखने को मिलेगी लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, अचानक से जो ब्लीडिंग हो रही है वो देखने को मिलती है तीसरी स्टेज में, क्योंकि ये जो साइन है प्लेसेंटा के बाहर आने का साइन। तीसरी स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा इसलिए। नेक्स्ट वन, क्राउनिंग अकर्स इन, क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्राउनिंग मतलब बेबी का जो हेड है विजिबल होने लगेगा
और ये देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। ड्यूरिंग द क्राउनिंग यदि बेबी का जो हेड है क्या हो रहा है, बाहर आने में प्रॉब्लम हो रही है, तब एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एपिजियोटॉमी कब की जाती है? क्राउनिंग के टाइम पर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। The immunity and individual the immunity and individual develops after acquiring an infection is called। तो जो इम्यूनिटी आफ्टर द इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है वो क्या कहलाती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, या फिर हार्ड इम्यूनिटी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या कहलाएगी इम्यूनिटी? तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी कहलाएगी वो कौन सी इम्यूनिटी होगी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। कोई भी इम्यूनिटी आपको इन्फेक्शन होने के बाद डेवलप होती है तो क्या कहलाएगी? आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम में भी कई बार रिपीट भी हुआ है। यदि आपको कोई जो नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह है वो आप क्या कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर वैक्सीन्स लेके जानी है, तो उन वैक्सीन्स के लिए क्या है, उन वैक्सीन्स के लिए आप कैसे लेके जाएंगे? ऑप्शन में यहाँ पर वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर्स या फिर आइस पैक्स, कैसे लेके जाएंगे आप उनके लिए? तो यदि आप कुछ स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन कैरी करते हैं तो आप कैसे लेके जाएंगे? आपको लेके जाना होगा किसमें? आउटरीच प्रोग्राम में, वैक्सीन कैरियर में। किसमें? वैक्सीन कैरियर में। आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन कैरियर में 6 से 7 और 8 है जो वायल रख लिए जाते हैं यदि आपको किसी भी प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन करने की जरूरत पड़ती है तब। नेक्स्ट वन, द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो यदि बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है और उनमें पोषण संबंधी अंधेपन का जो मुख्य कारण है वो क्या होगा? पोषण संबंधी अंधेपन का मतलब न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस और खाने पीने में विटामिन ए की कमी होना, जिसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आंखों का जो मेन विटामिन है वो क्या है? वो विटामिन ए। तो ऑप्शन है ज़ीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों में जो अंधेपन का मुख्य रीजन होगा वो होगा ज़ीरोफ्थेल्मिया। क्या है? ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया में क्या होगी? आंखें ड्राई होंगी और जो 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और यही इनके खाने पीने में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसके कारण होगा। तो क्या है वो? ज़ीरोफ्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रतौंधी, रात में दिखाई ना देना। नेक्स्ट इज द पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू इंजेशन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया। तो जो पॉइजनिंग किसी लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, फूड पॉइजनिंग, वो क्या कहलाएगी? सॉरी, सभी हैं किसी एक को छोड़कर। जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता। विषाक्तता का मतलब है जो पॉइजनिंग, सभी है किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पॉइजनिंग होती है, उसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल? साल्मोनेला। स्टेफाइलोकोकल ये भी एक बैक्टीरिया है। बॉटुलिज्म, क्या है? बॉटुलिज्म से भी फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन केमिकल पॉइजनिंग है जो आपका लिविंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं आएगा। केमिकल पॉइजनिंग का मतलब है कि कुछ भी, या तो आपने कुछ केमिकल्स में कुछ ऐसी मेडिकेशन ले ली या फिर साइनाइड ले लिया, तो वो सब आपका फूड पॉइजनिंग में नहीं आएगा, वो आएगा किसमें? केमिकल पॉइजनिंग में। वेरिसेला वैक्सीन है, तो जो वेरिसेला वैक्सीन है किस तरीके की वैक्सीन है? किल्ड, लाइव एटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ द अबव। वैक्सीन जनरली 2 टाइप की होती है। कितनी? 2 टाइप की वैक्सीन होती है, जिनमें आती है लाइव और किल्ड वैक्सीन। लेकिन जो वेरिसेला वैक्सीन है, कौन सी वेरिसेला वैक्सीन है, वो कौन सी वैक्सीन है? वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट वाइज दी हुई है क्योंकि एग्जाम में आती है। लाइव वैक्सीन का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है? लंबे टाइम तक के काम करने लायक रहती है आपकी बॉडी में एज कंपेयर टू किल्ड के। तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन में आती है आपकी BCG, टाइफाइड, OPV, येलो फीवर, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। अब यहाँ पर पूछा है वेरिसेला, तो वेरिसेला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चिकन पॉक्स के लिए। फिर दूसरी आती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में जो बहुत ही, हम ये कह सकते हैं इनका जो ड्यूरेशन है
या फिर इनके काम करने का तरीका एज कम्पेयर टू लाइफ के क्या है, कमजोर मानी जाती हैं। तो इसमें आपकी आएगी पर्ट्यूसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए बी, पोलियो की जो इंजेक्टेबल फॉर्म है वो वाली आपकी आएगी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आएगी। टॉक्साइड की बात करें तो टिटनस टॉक्साइड इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन में है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल। तो ओरल दी जाने वाली 2 वैक्सीन है, ओनली जो ओरल है 2 वैक्सीन बस दी जाती है, जिनमें से एक क्या है रोटावायरस जिसकी 5 बूंद दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स की एज में, और दूसरी है ओपीवी वैक्सीन जो 0 डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन 5 साल की उम्र तक है जो दी जाती है। फिर इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली ओनली एक ही सिंगल वैक्सीन है, वो है बेसिलाई काल्मेटी ग्यूरिन वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अब बात आती है सबक्यूटेनियस की, तो सबक्यूटेनियस दी जाती है कौन सी? मीजल्स। कौन सी वैक्सीन? मीजल्स वैक्सीन 12 महीने की उम्र कंप्लीट करने के बाद, जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर इंट्रामस्कुलर। बच्चों में जो क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई, पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गई, इंट्रामस्कुलरली दी जाती हैं। तो इन इंट्रामस्कुलर वैक्सीन को इन्फेंट में कौन सी मसल में इंजेक्ट किया जाएगा? तो वो थी वास्टस लेटरलिस मसल्स। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आ भी चुका है कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चों में जो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाने वाली वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है? तो वो है कौन सी मसल्स में दी जाती है? तो वो वास्टस लेटरलिस मसल्स। नेक्स्ट वन, द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्सिस। तो मीजल, मम्स, रुबेला आपने एमएमआर के फॉर्म में तीनों पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे इनक्यूबेटरी पीरियड पूछा है किसका? मम्स का। ऑप्शन में यहाँ पर 0 to 1 वीक, 1 से 2 हफ्ते, 2 से 4 हफ्ते या फिर 5 से 8 हफ्ते। कितना है मम्स का जो इनक्यूबेटरी पीरियड है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो मम्स को कहा जाता है पैरोटाइटिस। जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है वो इसमें अफेक्ट होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पर, ये आपकी अफेक्ट होगी। अब मम्स है यहाँ पर, तो मम्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड पूछा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जब पैरामिक्सोवायरस एंटर किया, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पैरामिक्सोवायरस। जब ये पैरामिक्सोवायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आफ्टर दैट कितने दिनों के अंदर आपकी बॉडी साइन सिम्टम्स शो करती है, तो वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। अब यहाँ पर यदि मम्स का पॉजिटिव एजेंट पूछे तो ये वायरस के थ्रू फैलता है, पैरामिक्सोवायरस, जो कि रुबेला वायरस फैमिली का एक मेंबर है। इसमें पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होती है, जो आपके कान के यहाँ आगे की तरफ रहेगी, वो ग्लैंड इसमें मेनली अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर इसका इंक्यूबेटरी पीरियड क्या है? 2 से 4 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। तो कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? ड्रग ऑफ चॉइस आपको आती है, इन्फ्लुएंजा की आती है, गट की आती है, यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तब उसके लिए पूछी जाती है। एक्लेम्सिया में यदि प्रेगनेंसी में जो एक्लेम्सिया है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है। तो जो एंटीवायरल ड्रग है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है वो कौन सी है? एसाइक्लोविर, ओसेल्टाम्बिर, इम्यूनोविर या फिर जिडोविडिन। कौन सी मेडिसिन है जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? तो वह ओसेल्टाम्बिर। कौन सी? ओसेल्टाम्बिर। नेक्स्ट इज द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, वो सभी किसी एक को छोड़कर। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, पोलियो, इनमें सभी हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती हैं। वैक्सीन से इसको बचा भी सकते हैं होने से, लेकिन किसी एक को छोड़कर। पहली चीज दिमाग में रखें कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, ये दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकते हैं। मेनिंजाइटिस भी है जो इनकेस हो सकता है, लेकिन पोलियो है जो पोलियो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा इसका वायरस, पोलियो वायरस। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगा।
लेकिन ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगी तो होगा पोलियो, जो कि नहीं फैलता ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ये किसके थ्रू फैलेगा, फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिसीज, तो इनमें से ब्लड बॉर्न डिसीज कौन सी है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई या फिर ऑल ऑफ दी अबव, कौन सी है इनमें से जो ब्लड बॉर्न डिसीज है। ब्लड बॉर्न का मतलब ब्लड से हो सकती है, तो हेपेटाइटिस ए और ई, इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है फीको ओरल रूट। क्या है, फीको ओरल रूट। फिर यहाँ पर आती है हेपेटाइटिस सी, तो इसको कहा जाता है ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, क्योंकि ये इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसमिशन के कारण भी फैल सकती है। यदि इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस सी पर्सन का ब्लड किसी पर्सन को इंजेक्ट कर दिया और एडमिनिस्टर कर दिया तो उसको भी हो सकती है ट्रांसफ्यूज करने के कारण, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड बॉर्न डिसीज, जो कि क्या है यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, और इसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस सी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू, बच्चों में जो डायरिया का मेन एम है वो क्या है, दस्त से ग्रसित बच्चों में ORS थेरेपी दी जा रही है, तो इस ORS का है जो क्या मेन रीजन है, क्यों दी जाती है। ऑप्शन में प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मोर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एंड ऑल ऑफ दी अबव, क्या है यहाँ पर। तो डायरिया का जो मेन एम है, सॉरी डायरिया में ORS दिया जाता है तो इसका मेन एम क्या है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। क्या है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। दूसरा है मोर्टेलिटी को कम करना, क्योंकि यदि इनकेस बच्चे को टाइम पर, यदि डायरिया की कंडीशन हुई, ये लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे में क्या होगा, डिहाइड्रेशन तो होगा ही, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तो आपने यहाँ पे जान लिया। लेकिन मोर्टेलिटी कैसे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपने स्पेशली गांव के बच्चों में गर्मियों के टाइम पे देखा होगा कि उनको सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और कहा जाता है कि उनकी उल्टी दस्त के कारण डेथ हो गई। तो इसका रीजन यही है कि बच्चे को यदि टाइम पर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो मोर्टेलिटी रेट को भी आप कम कर सकते हैं। टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ठीक करना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ORS देने से आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हुई है, क्योंकि लूज मोशन और वॉमिटिंग के कारण जो पानी बाहर निकला है उसकी कमी को पूरा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ORS के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में कि ORS के सभी कंपोनेंट से किसी एक को छोड़कर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर, तो प्रथम दो निचले क्रंदक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं। फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो बच्चों में दांतों का इरप्शन होता है तो लोअर जो सेंट्रल इंसीजर है सबसे पहले आते हैं, देन आफ्टर ऊपर के दांत, जिनको आप कहेंगे ऊपर के दांत आना, लेकिन सबसे पहले आते हैं नीचे के दांत। तो उनकी उम्र क्या है, 2 से 3 महीने, 6 से 8 माह पर, 10 से 12 साल के बीच, या फिर 1 से 2 साल के बीच में। कब है जो 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलते हैं, तो 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलने का जो टाइमिंग है वो क्या है, वो है यहाँ पर 6 से 8 महीने। क्या है, 6 से 8 महीने। बच्चों में जनरली जो दांतों का इरप्शन कब होता है, 6 to 8 मंथ में, और जो फर्स्ट दांत आते हैं प्राइमरी और जिनको आप दूध के दांत भी कह सकते हैं, वो आते हैं 6 से 8 महीने की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। यहाँ पर देखिए इसके स्टार्टिंग में बताया था कि क्विकनिंग है क्या, कहा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर जो क्विकनिंग फील होती है उसकी टाइमिंग क्या है, 12 हफ्ते, 14 हफ्ते, 16 हफ्ते, 18 हफ्ते। कब है जो माँ को क्विकनिंग फील होती है, जो अपने बच्चे का पहला फीटल मूवमेंट है माँ फील करती है, कब होती है, 18 हफ्ते की एज में, या फिर 18th वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड। यदि यहाँ पर ऑप्शन में 18 की जगह 20 है तब आप 20 को मार्क कीजिए, लेकिन आपको 16 और 18 दोनों है तब आपको मार्क करना है क्या, 18, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रीमी कहा है ना ही मल्टीपैरा कहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कहा है कि कब क्विकनिंग फील होगी। तो क्विकनिंग फील होने का जो ड्यूरेशन होगा, यदि एग्जाम देने आप बैठे हैं तब आपको 20 वीक्स में ही मार्क करना है।
यदि 16, 18, 20 है तब आप 20 को मार्क कीजिए, लेकिन यदि 18 है तो आप 18 को मार्क कीजिए, 20 नहीं है तब। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल। तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का इंडिकेटर है। CD4 T सेल्स की जो काउंटिंग है लेस देन 1000 सेल से कम हो जाना, CD4 काउंटिंग सेल्स 800 से भी कम होना, CD4 जो सेल्स काउंटिंग है 400 से भी कम होना, या फिर CD4 सेल काउंटिंग 200 से भी कम हो जाना। क्या होगा? तो जो यहाँ पर इंडिकेटर है एड्स का, क्या है? एड्स का जो इंडिकेटर है यहाँ पर वो क्या होगा? CD4 T सेल्स की जो काउंटिंग है 200 से भी कम हो जाना। CD4 जो कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम होना, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? एड्स। अब एड्स के लिए 2 टेस्ट आपको याद रखना है। पहला वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक में आप एलिजा कह सकते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? यदि कंफर्मेटरी आपको एग्जाम में आता है और ऑप्शन में आपको वेस्टर्न ब्लॉट भी है और साथ में एलिजा भी है, तो आपको टिक करना है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के लिए। किसके लिए? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एड्स एड्स। एंड यहाँ पर यदि ओनली डायग्नोस्टिक की बात करें तो एड्स का जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का मतलब है नहीं कि कंफर्म हो गया है, कंफर्म करेगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ही। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ मैन इज नोन एज। मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ मैन इज नोन एज, सामाजिक विज्ञान के नाम से, एंथ्रोपोलॉजी, एक्लिटरेशन या फिर सोशियोलॉजी के नाम से। किसी भी इंसान की जो फिजिकल, सोशल, कल्चरल स्टडी, हिस्ट्री की यदि आप स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन मदर्स ब्रेस्ट। तो माँ के ब्रेस्ट से जब जो दूध बनता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH, प्रोलैक्टिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन। मिल्क बनने की प्रोसेस के लिए कहा गया है, मिल्क बनने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क इजेक्शन के लिए कहते तो वो होता ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग द लेबर। तो कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन, यदि लेबर के टाइम पर कंप्लीट सर्विक्स डायलेट होती है तो वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होती है लेबर के टाइम पर? यदि कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात की जा रही है और उस टाइम पर जो डायलिटेशन होगा सर्विक्स का वो होता है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इस सर्वाइकल डायलिटेशन के ड्यूरिंग में आपको जो कार्डिनल मूवमेंट है वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि पहले क्या होगा, एफास्टमेंट होगा, रोटेशन होगा, क्या होगा, जो एक सीक्वेंस है कार्डिनल मूवमेंट का वो आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है द मोस्ट सेंट्रल एंड एक्सेसिबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज। तो अब यहाँ पे कहा है कि 1 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए यदि आप चेक करते हैं, क्या पल्स चेक करना है, तो कौन सी आर्टरी को आप चेक करेंगे? ब्रैकियल, कैरोटिड, डोर्सल स्पेडिस या फिर पॉप्लिटियल, किसके लिए आप चेक करेंगे? तो यहाँ पर कौन सी आर्टरी आप चेक करेंगे यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, ओवर 1 ईयर ऑफ एज? इट्स अ कैरोटिड आर्टरी। नेक के यहाँ पर आप चेक करेंगे, कहाँ पर? नेक के यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में एपिकल पल्स है तो आपको क्या मार्क करना है? एपिकल। लेकिन यहाँ पर एक्सेसिबल आर्टरी की बात की गई है तो क्या होगी? कैरोटिड आर्टरी। अगला क्वेश्चन है अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव इंसोम्निया। मरीज को इंसोम्निया हुआ है, अनिद्रा हुई है, तो क्या टर्म इंसोम्निया का मतलब है? इनएबिलिटी टू थिंक, इनएबिलिटी टू मूव, इनएबिलिटी टू ईट या फिर इनएबिलिटी टू स्लीप। क्या इंसोम्निया का मतलब क्या होगा? इंसोम्निया का मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा यदि किसी मरीज को इंसोम्निया हो गया है उसका मतलब होगा कि मरीज को सोने में दिक्कत हो रही है, इनएबिलिटी टू स्लीप।
क्या है? इनएबिलिटी टू स्लीप। नेक्स्ट वन, द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पर्सन इज, यदि मरीज क्या है? यदि मरीज क्या है? बेहोश है। क्या है? बेहोश है, तो यहाँ पर उसको आप माउथ केयर, ओरल केयर कैसे देंगे? फॉलोअर्स पोजीशन से, लेटरल पोजीशन से, सुपाइन पोजीशन से कि नी चेस्ट पोजीशन से? कौन सी पोजीशन यहाँ पर आप यूज करेंगे मरीज की ओरल केयर करने के लिए? मरीज यदि बेहोश है तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? लेटरल पोजीशन और साइडलाइन पोजीशन के थ्रू मरीज की केयर कर सकते। लेकिन यहाँ पर अनकॉन्शियस की जगह आपको कहा जाता है कि मरीज होश में है। मरीज होश में है, तब आप क्या कहेंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन आप यूज करके मरीज की ओरल केयर कर सकते हैं। लेकिन मरीज यदि बेहोश है तो एस्पिरेट होने का डर सबसे ज्यादा रहेगा। उसी एस्पिरेशन को प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? लेटरल पोजीशन। कौन सी? लेटरल और साइडलाइन पोजीशन है जो यूज की जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी वीक्स डज अ टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट? दैट मीन्स कि जो प्रेगनेंसी है एटलीस्ट जो यहाँ पर टिपिकल टाइमिंग है टर्म प्रेगनेंसी के लिए वो कितनी होगी? 40 वीक्स, 38 वीक्स, 42 वीक्स या फिर 44 वीक्स? कितनी होगी? यहाँ पर नॉर्मल ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि जो नॉर्मली कंसीडर की जाती है टर्म प्रेगनेंसी होगी कितनी? 37 वीक की प्रेगनेंसी को माना जाता है टर्म प्रेगनेंसी। लेकिन एक जो टिपिकल प्रेगनेंसी है जो आपको कॉमनली देखने को मिलेगी होती है जनरली 40 हफ्तों की। कितनी? 40 वीक की। लेकिन जब 42 हफ्ते, जब क्या हो जाए 42 वीक्स निकल जाए, 42 वीक्स से ज़्यादा हो जाए, तब ये कहलाती है क्या? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक की यदि डिलीवरी हो जाए तो वो कहलाती है प्री टर्म। लेकिन यदि जब यही डिलीवरी कब हो? 42 हफ्तों के बाद हो तो वो क्या कहलाती है? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या है? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। नॉर्मल बच्चे का, इंडियन बच्चे का वजन होता है 2.5 kg से कम होता है तो ये कंसीडर किए जाते हैं लो बर्थ वेट बेबीज में। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। यहाँ पर याद रखें 37 हफ्ते कंसीडर किए जाते हैं टर्म प्रेगनेंसी के लिए। आफ्टर दैट 42 वीक कंसीडर किए जाते हैं किसके लिए? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के लिए। और यहाँ पर यदि 37 हफ्तों से पहले हो जाए डिलीवरी तो कहलाती है प्री टर्म डिलीवरी। और जो नॉर्मली इंडियन बच्चों का वजन होता है वो होता है 2.5 to 3.5 kg तक। लेकिन यदि यही वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन 2.5 kg से कम होता है तो ये कंसीडर किए जाते हैं लो बर्थ वेट बेबीज में। अब ये टिपिकल प्रेगनेंसी के अलावा आपको ईडीडी कैलकुलेट करने को पूछ सकते हैं तो नेगल्स फॉर्मूला के थ्रू है जो आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। एलएमपी का फर्स्ट दिन मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इक्वल टू ईडीडी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, पूरे विश्व में प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे कॉमन समस्या होना है क्या है? डायबिटीज, प्रीएक्लेम्सिया, यूटीआई या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरे विश्व की बात की जा रही है, जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। फीटल टैकीकार्डिया क्या है? फीटल टैकीकार्डिया डिफाइन किया जाता है जब हार्ट रेट कितनी हो। ऑप्शन में है यहाँ पर 120 to 140 बीट्स पर मिनट या फिर 140 to 160 बीट पर मिनट या फिर 150 to 170 बीट पर मिनट या फिर 160 to 180 बीट पर मिनट। नॉर्मली यदि हम बात करें तो कितना होता है? 120 से 160 बीट तक, 120 से 160 बीट पर मिनट क्या है? नॉर्मल फीटल पल्स रेट है। लेकिन यदि यही हार्ट रेट और पल्स रेट कितनी हो जाए? 180 से ज़्यादा, मतलब 160 से 180 से ज़्यादा, तो ये कंसीडर की जाती है फीटल टैकीकार्डिया में। कितना? फीटल टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हम कहें बिलो 120, क्या है? बिलो 100 to 120 तक चला जाए तो यहाँ पर आपके लिए वो क्या होगा? वो होगा फीटल ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन है, the nurse is caring for a client who had a spontaneous abortion.
द नर्स प्रायोरिटी शुड बी असेसिंग द क्लाइंट फॉर। तो यदि यहाँ पर एज अ नर्स है जो क्या कर रही है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वाले पर्सन की केयर कर रही है, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे, प्रायोरिटी किस चीज को देंगे, हेमरेज को, डिहाइड्रेशन को, हाइपरटेंशन को, कि सब इन्वोल्यूशन के लिए। तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, तो यदि आप किसी अबॉर्शन वाले मरीज की केयर करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ब्लीडिंग को क्या करना, चेक करना। क्या है, ब्लीडिंग को चेक करना कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, मरीज को है जो किस तरीके से आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, डिहाइड्रेशन है, आप बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी हेमरेज और ब्लीडिंग के लिए असेस करना। नेक्स्ट वन, woman who has a hemoglobin level below how many gram per dl at any time during the pregnancy is considered to be suffering from severe anemia। तो यदि किसी लेडी का हीमोग्लोबिन लेवल कितने ग्राम पर डीएल से कम हो जाए प्रेगनेंसी में, तो उसको सीवियर एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। 9 to 11 ग्राम पर डीएल, 7 to 9 ग्राम पर डीएल, लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, या फिर 12 to 14 ग्राम पर डीएल, कितने से कम हो जाए हीमोग्लोबिन लेवल तब उसको सीवियर एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। तो ये होगा कितना, 7 ग्राम पर डीएल से भी कम। अकॉर्डिंग टू WHO के क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO के यदि हम बात करें तो प्रेगनेंसी में जो एनीमिया कंसीडर किया जाता है कितना, जो आपने गाइडलाइंस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पर एनीमिया कंसीडर किया जाता है कितने से, 9 से भी जब कम हो प्रेगनेंसी में, माइल्ड में कंसीडर किया, लेकिन 11 से कम होता है मतलब एनीमिया है। फिर आता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, लेकिन यहाँ पे कहा है फ्रॉम सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में जब भी हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, सीवियर एनीमिया। तो देखिए 9 to 11 में क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO के क्या है, माइल्ड, क्या होगा माइल्ड। फिर है 7 to 9, क्या है 7 to 9, इसको आप कह सकते हैं मॉडरेट। फिर लेस देन, तो ये क्या है सीवियर। 12 to 14 मतलब क्या है, नॉर्मल है। यदि बिलो 4 जाता है तब ये कंसीडर किया जाएगा वेरी सीवियर में। सीवियर और वेरी सीवियर में हॉस्पिटलाइज्ड करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग शुड बी टेस्ट एट एवरी ANC विजिट। तो यदि आप एंटीनेटल चेकअप के लिए जाते हैं अपने क्लाइंट को लेके तो एटलीस्ट कितनी ANC विजिट की जरूरत होती, सॉरी यहाँ पर कौन से टेस्ट कराए जाते हैं ANC विजिट के लिए आप जब जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू WHO के 4 टेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन एवरी ANC विजिट में क्या टेस्ट किए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर HCG, हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर, हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड HPL। क्या चीज़ है जो चेक की जाएगी, तो ANC विजिट में जब भी आप जाते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और प्रोटीन चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन एनीमिया के लिए किया जाएगा, एनीमिया या फिर ब्लड की कमी तो नहीं है। यूरिन शुगर की जाएगी कि मतलब डायबिटिक तो नहीं है। प्रोटीन चेक किया जाएगा कि हाई प्रोटीन कंडीशन तो नहीं बन रही है। अदरवाइज मरीज के लिए यदि ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, किसके लिए, मरीज को अपकमिंग टाइम में यदि हाई BP की प्रॉब्लम होती है, क्लेम्सिया होता है और अदर इशू होते हैं, तो हर एक ANC विजिट में ये चीज़ें चेक की जाए। HCG हर एक विजिट में आपका चेक नहीं किया जाएगा। यदि यूरिन शुगर चेक कर लिया दैट मीन्स ये कॉमन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन